है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल पा रही है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जल्दी से आए आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए और सारे सवालों के जवाब आज हम सब लोग लेंगे। और ये भाषा विज्ञान का पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 मुझे लगता है तीसरा भाग होगा या दूसरा भाग होगा। तो ये जो भाग है ये काफी महत्वपूर्ण है और चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। तो जितने लोग भी आ गए हैं सबका स्वागत है और आप लोग फटाफट क्या करिए, वीडियो को शुरू कर लीजिए। हाँ, और जिससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सबको मिल सके, दिख सके। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। बहुत दिन से हम लोग पब्लिक क्लास तो लेते थे, लाइव भी लेते थे, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता था और बिना चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। तो चलिए एक्सप्रेशन के साथ, पूरे भाव भंगिमा के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं धूमधाम से। तो आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल, इसका जवाब देने से पहले आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए तो मैं सारे सवालों के जवाब शुरू कर दूं। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं। शिव बाबू, आशिक सिंह, संयोगिता, हेमा, रेखा, रुद्र, रीता और अमित गुज्जर। ठीक है, स्वागत है आप सबका। आज का सबसे पहला प्रश्न साथियों, आज का सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का सबसे पहला प्रश्न कहता है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी भाषा की बात करें तो जब भी हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, भाषाओं का वर्गीकरण हम दो आधारों पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिला, आपसे कोई व्यक्ति मिला तो आपसे वो बात करने लगा। और बात क्या होती है? आदमी कहता है ना कि अरे चलो यार हम जान गए तुम किस जात के आदमी हो, तुमने अपनी जात जनवा दी। तो इसका मतलब होता है कि उसकी भाषा से उसके पूरे परिवेश का पता चल जाता है। तो भाषा को हम कैसे जानते हैं? तो दो आधारों पर भाषा को हम जान सकते हैं। एक तो हम उनके परिवार के आधार पर जान सकते हैं कि ये किस भाषा परिवार का है, और दूसरा हो सकता है कि वह किस आकृति की भाषा का है, यानी आकृत मूलक दृष्टिकोण से भाषाओं का विभाजन किया जाता है और एक पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर। पारिवारिक वर्गीकरण क्या है कि भाषाओं का भूखंडों के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण हुआ। तो भारत सहित विश्व के कई भूखंडों को मिलाकर एक भूखंड का निर्माण हुआ और उसी भूखंड के आधार पर भाषा परिवारों का भी रूप बनता है। अब हमारे विश्व की भाषाओं का अगर परिवारों का वर्गीकरण देखें, परिवारों का वर्गीकरण करें तो कितने परिवार बनते हैं? तो कुल मिलाकर 4 भाषा परिवार बनते हैं। कितने? 4 भाषा परिवार बनते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहला जो है जिसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो खंड है उसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इसके बाद एक आता है अफ्रीका, एक प्रशांत महासागरी और एक अमेरिकी भूखंड। ये भूखंड है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हिंदी है वह पारिवारिक दृष्टिकोण से कहां की है? तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भारोपीय यानी कि यूरेशिया के अंतर्गत आता है एक भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। भारत और यूरोप के मिलन से भारोपीय शब्द का निर्माण हो रहा है, तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, अब दूसरा था आकृत मूलक दृष्टिकोण से। तो आकृत मूलक दृष्टिकोण से भी हिंदी भाषाओं का विभाजन किया गया और आकृत मूलक दृष्टिकोण से जो इनका विभाजन प्रस्तुत किया गया, इसमें एक भारत हित्ती, भारत ईरानी का ही एक स्वरूप हुआ जिसके दो भाग किए गए। एक को कहा गया शतम वर्ग की भाषा। क्या कहा गया? शतम वर्ग की भाषा। और एक को कहा गया केंतुम वर्ग की भाषा। शतम का मतलब जिसकी 100 संख्या को
स से उच्चारित किया जाए वह तो शतम वर्ग की हो गई, और जहां पर 100 की गिनती को के से उच्चारित किया जाए वहां पर केंतुम वर्ग में चला जाएगा। तो शतम वर्ग की भाषा क्या हो गई? हिंदी। हिंदी देखिए, तो हिंदी में क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है, यानी 100 से स से इसकी ध्वनि मिल रही है। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? शतम कहा जाता है, यानी यहां पर भी ये शतम वर्ग की भाषा है। तो आकृत मूलक दृष्टिकोण से हिंदी शतम वर्ग की भाषा है, एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा इसमें एक और चीज हमें समझनी है, वो क्या है? तो वो ये समझना है कि आकृत के आधार पर यह वियोगात्मक है या संयोगात्मक है। कौन सी भाषा? हिंदी। देखिए, जब भी कोई शब्द आप बनाते हैं तो उसमें एक मूल शब्द होता है। जैसे हमने लिखा पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, और हमने एक शब्द लिखा रीडिंग, READING, रीडिंग, और हमने लिखा पठतः, पठतः। ये तीन भाषाओं में हमने पढ़ना शब्द लिखा, ठीक है। हमने तीन भाषाओं में क्या लिखा साथियों? लाइक करिएगा फटाफट। हमने तीन भाषाओं में पढ़ाई, पढ़ना शब्द लिखा, एक हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में, तीसरा संस्कृत में। हमें तीनों में क्या करना है? मूल शब्द को अलग करना है, यानी प्रकृति को मूल शब्द कहते हैं और प्रत्यय, तो प्रकृति और प्रत्यय को, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। पढ़ाई, तो यहां आप देखें पढ़ शब्द है और धन आई, यहां हमने बहुत आसानी से अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। रीडिंग शब्द है तो हम यहां अलग करते हैं READ धन ING, बहुत आसानी से हमने इसको अलग कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहां आता है पठतः। पठतः में हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा और समझ नहीं आएगा। जैसे सूज औजस अम औसस ताभ्याम भिस, कहेंगे गुरुजी क्या पढ़ रहे हैं? सांप मारने का मंत्र है क्या? नहीं, तो ये प्रत्यय है, सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय में पठ धातु लगती है, यानी यहां हम जो दिख रहा है उससे मिलकर पठतः का निर्माण नहीं हुआ है। तो संस्कृत में जो दिख रहा है उससे मिलकर निर्माण नहीं हुआ है, इसका मतलब हम इसमें से प्रकृति और प्रत्यय को आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो जहां भी मूल शब्द को हम, यानी प्रकृति, नेचर को प्रत्यय से आसानी से अलग नहीं कर सकते, वो सारी भाषाएं संयोगात्मक होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? संयोगात्मक होती हैं। पहले एक कार्टून वाला वीडियो आता था जिसमें एक लड़का एक लड़की को, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को छोड़ने के लिए जाता है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे उसको छोड़ता है, फिर खिड़की में प्रेमिका बैठती है और प्रेमी खिड़की पर उसका हाथ पकड़े बात करता रहता है। ट्रेन चल देती है, फिर उसका हाथ पकड़ के दौड़ता रहता है, और ट्रेन और तेज चलने लगती है, फिर वो क्या करता है? हाथ पकड़ के उस ट्रेन से प्रेमिका को नीचे खींच लेता है। यानी उनके बीच में इतना प्रेम है कि वो अलग ही नहीं हो पाए और उनको कोई अलग नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि जब भी मुख्य शब्द जो है उसमें से अगर हम प्रकृति और प्रत्यय को आसानी से अलग न कर पाए, अगर हम आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संयोगात्मक भाषा है, और उसे हम आसानी से अलग कर ले रहे हैं तो वो वियोगात्मक भाषा है। तो मुझे लगता है कि आज आप सबको संयोगात्मक और वियोगात्मक समझ में आ गया होगा। जिसको जिसको समझ में आ गया है एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो अजब सिंह गुज्जर आ गए हैं, मीना चौधरी जी आ गई हैं, सुबोधनी, पंकज, अरुणदीप, सीमा, नीलम, सोनम, यतीश, तेजस्विनी, मंजू, सविता, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि जिसको आसानी से आप अलग न कर सकें। तो आप संस्कृत को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं, पुरानी भाषाएं हैं, वो होती हैं संयोगात्मक। और भाषाओं का एक गुण भी है कि जैसे जैसे कोई भाषा प्राचीन होगी, तो प्राचीन भाषाएं तो संयोगात्मक थी, लेकिन जैसे जैसे ये नवीन होंगी, इसमें बदलाव होगा, इनसे और नई भाषाओं का जन्म होगा,
सभी नवीन भाषाएं वियोगात्मक होती चली गईं। यानी संयोगात्मक भाषाओं से जिन भाषाओं का जन्म हुआ, ज्यादातर भाषाएं वियोगात्मक हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना था। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आकृत या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगी इस सवाल का जवाब देने में। अभी अभी हम लोगों ने इसी सवाल के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझा था, अच्छे से लिया था। तो आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? अब बताइए फटाफट। तो हमने अभी देखा था कि संस्कृत में प्रकृति और प्रत्यय को हम आसानी से जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इस वजह से यह संयोगात्मक भाषा है संस्कृत। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? देखिए, अभी अभी हम लोगों ने इसको भी अच्छे से समझा था भाषा परिवार को, कि हिंदी किस भाषा परिवार की है। द्रविड़, आस्टिक, भारोपीय या चीनी तिब्बती परिवार की, ये आपको बताना है। देखिए, भारोपीय, तो भारोपीय में क्या आता है? भारत और यूरोपीय, भारत और यूरोप, ये आ जाता है। फिर आता है आपका द्रविड़ परिवार। तो द्रविड़ परिवार जो है, ये हमारे दक्षिण भारत की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बहुत सारी आदिवासी जनजातियों की भी भाषा है, आदिवासियों की। ठीक है, आदिवासी जनजातियों की भाषा, जनजातियों की भाषा है भारत में द्रविड़। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां एक आस्ट्रिक परिवार की भाषा, तो यह भी हमारे यूरेशिया में नहीं आता, जबकि ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आती है। कहां आती है? प्रशांत महासागरीय में आती है ये। चीनी तिब्बती परिवार की भाषा, ये किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, ये भी यूरेशिया के अंतर्गत आती है, यूरेशिया के अंतर्गत आती है। चीनी तिब्बती, बर्मी इत्यादि कुछ ऐसी भाषाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में जो एकाक्षरी परिवार की भाषाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि एकाक्षरी परिवार से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। एकाक्षरी, एकाक्षरी का मतलब क्या होता है? जैसे चीनी भाषा है, तो चीनी भाषा एकाक्षरी परिवार की भाषा है। ठीक है, चीनी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो एकाक्षरी परिवार की भाषा है। यह प्रश्न भी मुझे लगता है एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा एकाक्षरी परिवार की भाषा है। और भारत में भी चीन से जो सटा हुआ क्षेत्र है मणिपुर, मणिपुर में जो ऊपर जनजातियां रहती हैं पहाड़ों पर, उनकी भी जो भाषा है वह भी एकाक्षरीय परिवार की भाषा है। तो एकाक्षरी परिवार की भाषा है। ठीक है, अब यहां जो एकाक्षरी भाषा परिवार है, अब यहां देखिए बड़ा कठिन होता है ये एकाक्षरी भाषा परिवार जो है। देखिए, जो चाइनीज भाषा है, जो मंदारिन भाषा है, इसका विकास क्यों नहीं हो पाया, विस्तार क्यों नहीं हो पाया, क्यों एक ही देश में सीमित रह गई? क्योंकि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की सबसे खास बात क्या है कि ये प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है, यानी हर एक शब्द के लिए एक अलग सिंबल है, हर एक शब्द के लिए अलग एक प्रतीक है। जैसे अब मान लीजिए, अगर आप मेरा नाम कहें कि मेरा नाम यानी अंबरीश है, तो मुझे अपना नाम कैसे लिखना होगा?
मुझे अपना नाम कैसे लिखना होगा मंदारिनी भाषा में, ठीक है। तो यहां पर जो अपना नाम लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहां आप देखिए तो बहुत अजीब सा आपको लग रहा होगा कि अच्छा जी ये कौन सी भाषा है, ये मेरा नाम लिख गया। अब ये देखिए कि मेरा नाम जो लिखा गया है एक प्रतीक में लिखा गया है, एक सैंबल में लिखा गया है। यहां पर जो ये भाषाएं हैं, चीनी भाषा या भारत में मणिपुर की जो भाषा है वो एकाक्षरी परिवार की भाषा है। और यहां पूछा जा रहा है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है। तो आप तो जान ही गए होंगे कि भारत और यूरोप का जो है यानी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, लेकिन चीनी तिब्बती एकाक्षरी भाषा परिवार की है। द्रविड़ जो है ये काफी प्राचीन पुरानी भाषा है, और इसी में आस्ट्रिक जो है वो प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार से संबंधित है। एक चीज मैंने आपसे पूछा था प्रीवियस क्लास में जिसका कोई उत्तर संतोषजनक नहीं मिला कि वर्तमान में भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां की स्टेट लैंग्वेज राजभाषा हिंदी है। वर्तमान में भारत में कितने इतने राज्य हैं कि जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। जैसे आप दिल्ली में देखिए तो दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। दो भाषाएं मुख्यतः होती हैं, एक भाषा अंग्रेजी, एक भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और उर्दू है। झारखंड चले जाइए, सॉरी उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू है। झारखंड चले जाइए हिंदी और उर्दू है। बिहार चले जाइए हिंदी और उर्दू है। तो इसी तरीके से कितनी है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब 10 दिया है, ठीक है, 10 दिया है कि 10 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये तो आसान सा सवाल है, सभी लोग जवाब दे देंगे। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में आर्य भाषाओं को विभाजित किया गया है। कितने भागों में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। प्राचीन में किस कौन कौन आता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्य में कौन कौन सा आता है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंत में आता है आधुनिक। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 1500 से 500, ये ऑप्शन में सही है। जबकि सही इसका उत्तर होगा लगभग 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का जो समय है वह हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय, तो ये तो आप सब जानते होंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। देखिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद शुरू होता है। अपभ्रंश के बाद औहट आता है, यानी 1000 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उपयुक्त दोनों, अपभ्रंश नहीं आती। तो यहां ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत करवाता है नहीं करवाता है, तो आपको नहीं को छोड़ना है और राइट आंसर हो जाएगा आपका अपभ्रंश। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो आप जानते हैं हमने बात किया था मध्यकालीन में कौन नहीं आता है, तो वैदिक संस्कृत मध्यकाल में नहीं आती, जबकि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत आती है, इसमें वैदिक संस्कृत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या नहीं आता, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में पश्चिमी हिंदी आती है, इसमें ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण के, इसमें ये बोलियां आती हैं। पूर्वी में ABC बोलियां आती हैं
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियां आती हैं। अपभ्रंश जो है यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की एक कड़ी है, यानी इसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो समय है, यहीं से इसको हम मानते हैं, और इसी से हिंदी का विकास भी माना जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे। तो पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं? तो प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। तृतीय प्राकृत किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का है, उसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। किसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? सौर सेनी से तो देखिए, पराग एक इसका ट्रिक है। पा से पश्चिमी, रा से राजस्थानी, गु से गुजराती। तो पश्चिमी राजस्थानी गुजराती का हुआ, जबकि बिहारी का जो हुआ है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मगध बिहार में था और उसी के नाम पर मागधी अपभ्रंश बना, तो मागधी से बिहारी का जन्म हुआ है। राइट आंसर। किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो मगध के ही बगल था यूपी वाला क्षेत्र, यानी अवधी वाला बेल्ट, यानी अर्धमागधी। इसी का आधा कर दीजिए, तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ है। किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी पूर्वोत्तर बोलियां हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बोलियां हैं, बांग्ला, असमिया और उड़िया, इनका जन्म तो हुआ है और बिहारी का भी जन्म हुआ है, जबकि मराठी दाक्षिणात्य से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। किसने कहा है कि प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं अपितु उसकी सेविका भी बनकर चली? चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, आसान आसान से सवाल हैं, तो आज बहुत टाइम नहीं लेंगे आप सबका। राइट आंसर हो जाएगा हरदेव बाहरी का। हरदेव बाहरी जी ने कहा है कि प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं अपितु उसकी सेविका भी बनकर चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को अभीर जात की भाषा किसने कहा है? अपभ्रंश को अभीर जात की भाषा किसने कहा है? दंडी ने कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दंडी ने इसे क्या कहा है? अभीर जात की भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा है? वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ग्राम्य भाषा, यानी कि ग्रामीण लोगों की भाषा, गांव के लोगों की भाषा, इस प्रकार से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को शिलालेखीय भाषा कहा जाता है? यानी पत्थरों पर जिसका साहित्य और व्याकरण प्राप्त होता है, पाली। तो पाली क्या था? धार्मिक भाषा थी, बौद्ध धर्म के लिए थी। तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो उपदेश दिए गए, भारत से लेकर बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, जहां जहां भी उपदेश मिलते हैं, पत्थरों पर भी इसको उत्कीर्ण करवाया गया, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ध्यान रखिए, बहुत ही कठिन सवाल हो जाता है आरोही और अवरोही। तो यहां पर सबसे छोटा बोली होता है, फिर उससे बड़ा विभाषा और उससे बड़ा भाषा होता है। तो यहां पर सबसे बड़ा सबसे अंत में आएगा, अगर बड़ा की मात्रा पहले रहेगी, आरोही रहेगी। इस तरह से आप करना है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? तो आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो आर्य भारत में लेकर आए थे, तो आर्यों की वाहक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मूलतः कहां के निवासी थे? तो भाई यहां पर बहुत विवाद चलता है। तो आर्य कहां के निवासी थे? तो आर्य साथियों मध्य एशिया के निवासी थे। मूल भारतीयों को लेकर बड़ा विवाद रहता है, तो आर्य मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भाषा में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ठीक है, भाषा में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताइए भाषा में प्राचीनतम विश्व की भाषा कौन सी है? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जानते हैं संस्कृत। बहुत सारे साथी अभी एक विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो अवेस्ता भाषा है, ईरान की जो भाषा थी, यानी कि जिससे जन्म हुआ प्राचीन फारसी और आधुनिक फारसी का, वो अवेस्ता भाषा जो थी,
अवेस्ता भाषा में बड़ी समस्या थी। क्या थी कि ये लगभग संस्कृत के जैसी भाषा थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत प्राचीन नहीं है बल्कि अवेस्ता भाषा है, और ऋग्वेद का बहुत कुछ पुट यानी ऋग्वेद की जैसे बहुत सारी ऋचाएं और भाषा हमें अवेस्ता ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो संस्कृत और अवेस्ता ग्रंथ को लेकर बड़ा विवाद रहता है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए तो राइट आंसर होगा संस्कृत। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहां की? आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहां की? तो आप जानते ही होंगे भैया, कहां की बताएं? पंजाब में। बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह था कि आर्य जब भारत में आए तो किधर से आए? ये वही रास्ता है सिंध नदी वाला। तो सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहीं से आते हैं, और यहां पर जो मिलता है वो आपका ऋग्वेद की रचना को लेकर ये डी ऑप्शन है। यानी उन्होंने इसको एकत्रित किया है। वैसे तो ब्रह्मा के मुख से निकला गया ये है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रुत कहा जाता है। तो इसको कोई लिखा नहीं है, इसको एकत्रित करने का काम आर्यों ने किया। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है महान। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, तो लोग क्या कहते हैं? अपने पति को, प्रेमी को बहुत गर्व से कहते हैं, आर्य आओ। आर्य का मतलब एक अर्थ यह भी होता है महान। महानता के अर्थ में भी आर्य शब्द लिया जाता है। जंबूवती विजय किसकी रचना है? ये तो आप सब जानते होंगे। तो राइट आंसर हो जाता है, अच्छा, देखिए ये रचना जो है किसकी है? हाँ, पाणिनि की रचना है, और एक अष्टाध्यायी भी इनकी मिलती है। पाताल विजय, ये आप सबको बताना है कमेंट करके, नेक्स्ट डे इसका जवाब लेंगे कि पाताल विजय रचना किसकी है। जीडीसी तो यार इसी महीने में आ जाना था, सितंबर में, ये अक्टूबर लग गया। जिसे किसी भी दिन आ सकता है जीडीसी का फॉर्म, ऐसा समझिए। ठीक है, हाँ। पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम। नौ और पंच यानी कि 9 और 5 14। नेक्स्ट, पाणिनि की माता का नाम क्या था? बताइए। पाणिनि की माता का नाम क्या था? सुभद्रा, गंगा, सौरंध्री और दाक्षी। तो पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। पाणिनि के पिता का नाम क्या था? तो पाणिनि के पिता का नाम था पणिना। पणिना से ही यह नाम बना है पाणिनि। तो पाणिनि के पिता का नाम था पणिना। पाणिनि के व्याकरण में मुनित्रय का उल्लेख है। मुनित्रय में कौन आते हैं? यह भी मैंने आपको पहले दिन की प्रैक्टिस में ही बताया था। तो पाणिनि क्या है? वैयाकरण है। कात्यायन क्या है? वार्तिककार है। पतंजलि कौन है? महाभाष्यकार है। और ये तीनों क्या है? मुनि त्रय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम से किसने लिखा है? तो अभी अभी हमने देखा कि महाभाष्य जो लिखा है वह पतंजलि ने लिखा है। काशिका नाम से अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल है। देखिए, काशिका के नाम से दोनों लोगों ने टीका लिखा है, दयादित्य ने भी और वामन ने भी, दोनों ने काशिका नाम से पाणिनि पर जो अष्टाध्यायी पर टीका लिखी। काशिका में कुल कितने अध्याय हैं? काशिका में कुल अध्यायों